Hello, good morning. This is Kamal Nair here. I hope you score good marks in your class 10th examination. Now you focus on your class 11th preparation. Our today's topic is nuclear charge, screening effect and effective nuclear charge. That means in this video we are going to discuss nuclear charge, screening effect and effective nuclear charge. Actually, we are going to discuss the periodic properties or atomic properties like atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy. Before discussing these topics, we first discuss about nuclear charge, screening effect and effective nuclear charge. First we discuss nuclear charge. Okay, what is a nuclear charge? In atom, you know, atom have two parts. One is the dense nucleus and second is the outermost portion in which electrons are formed. Okay, this one is a nucleus and these are the shell. This one is a nucleus. As you know, electrons electrons are negatively charged, protons are positively charged and neutrons are neutral. In nucleus, proton and neutrons are found and in these cells, electrons are found. In these cells, electrons are found. Okay? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो प्रोटॉन करेगा क्या? जो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है वो करेगा क्या? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये न्यूक्लियस जिस फोर्स से ये जो न्यूक्लियस है ये जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं या न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. डिफिनीशन क्या बनेगी? द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, द फोर्स विच इज exerted by nucleus on the electrons is known as nuclear charge. या फिर the force by which nucleus attracts electron towards itself is known as nuclear charge. ठीक है? कहने का मतलब है किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज. इतना क्लियर है? द फोर्स बाय विच न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज. ओके, न्यूक्लियर चार्ज
is directly proportional to number of proton. Is directly proportional to number of proton means न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ठीक है, और सोडियम 11 एंड 23. तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने 6, प्रोटॉन कितने 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11 और प्रोटॉन कितने 11. ये तो आपको पता है. तो इसमें से ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है. कौन करेगा? जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है. ठीक है, इसको तो हम लोग न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. अब एक बात आ गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दो और टॉपिक हैं इसी के साथ, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. तो एक बड़ी स्मॉल सी, एक छोटी सी बात आप जानिए कि न्यूक्लियस तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर, हाँ, यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ जी, ये आपका न्यूक्लियस, ये तो अट्रैक्ट करेगा इनको अपनी तरफ. ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी निगेटिवली चार्ज, ये भी निगेटिवली चार्ज. तो आपने पढ़ा है ना, लाइट चार्जेस रिपल टू ईच अदर, लाइट चार्जेस रिपल टू ईच अदर. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. क्या करेंगे? रिपल करेंगे. ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विच डिक्रीजेस न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो रिपल्शन है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच की इस रिपल्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट का इस न्यूक्लियर चार्ज से एक रिलेशन है, अभी हम वो आपको बता रहे हैं. तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से. न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. न्यूक्लियर चार्ज को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. इतना सिंपल सी बात जानिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं. अब अगला क्या है? नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. ये क्या होता है? अब बेटा जी मेरे को ये बताओ, यहां प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर है प्रोटॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसको कर रहा था. ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी अट्रैक्ट करेगा ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. ठीक, लेकिन क्या जितनी इसके पास पावर है उतनी पावर से इन इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर पाएगा? हाँ, क्या इस पावर, जिस पावर से इसको अट्रैक्ट कर रहा है उसी पावर से इसको भी अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है. इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है. तो मैं जितनी ताकत से, जैसे आप हैं, आप अकेले थे, मैंने आपका हाथ पकड़ा और आपको अपनी तरफ पुल किया, तो उस समय जो इतना मैं फोर्स लगा रहा हूं वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है. क्या है? न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज. अब क्या हुआ? मैं आपको अपनी तरफ पुल कर रहा हूं और आपका फ्रेंड बीच में हम लोग खड़ा है, वो आपको बाहर की तरफ पुश कर रहा है. किधर पुश कर रहा है? बाहर की तरफ पुश कर रहा है, मतलब मेरे अपोजिट डायरेक्शन. मैं आपको खींच रहा हूं, वो आपको धक्का दे रहा है. तो क्या जितना मैं आपको पहले खींच रहा था, पहली सिचुएशन में जितना मैं आपको अपनी तरफ पुल कर रहा था, क्या जब आपका दोस्त आपको पुश कर रहा है तो क्या मैं उतना आपको पुल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना. तो जो मैं अकेले आपको पुल कर रहा था वो न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, हाँ, आपका दोस्त आपको जो पुश कर रहा है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक,
और जब मैं आपको पुल कर रहा हूं अपनी तरफ और आपका दोस्त पुश कर रहा है, तो जितनी मेरी बची हुई ताकत, मतलब जितनी मेरा फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, जितना मैं खींच पा रहा हूं, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये दो टॉपिक पढ़ने के लिए न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट इसलिए जरूरी थे क्योंकि मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाना था ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इसको हम लोग जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दीजिए। क्या करिए? न्यूक्लियर चार्ज से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दीजिए। तो जो इफेक्टिव फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। की डिफिनीशन क्या बनेगी ना? The effective force that works on the electron to pull towards the nucleus, the effective force which exerts on the electron pull towards the nucleus by subtracting screening effect. Screening effect को हटाने के बाद जितना वो रिपल कर रहा है, जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आगे जितनी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें इनका यूज होना ही होना है। ठीक, आइए तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अच्छा, एक बात जान लीजिए, एस, पी, डी एंड एफ सब सेल होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और पी सबसेल में, एस और पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन कॉज ग्रेटर ठीक है, एस और पी सब, द इलेक्ट्रॉन ऑफ एस एंड पी सबसेल कॉज ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी एंड एफ सबसेल कॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, डी और एफ में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेगा, और एस और पी में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ग्रेटर, वो ज्यादा, उसका इफेक्टिव स्क्रीनिंग जो रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो ज्यादा होगा, और डी और एफ में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कम होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियाई। क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक रेडियाई। आइए डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, मैंने यहां पे क्या ले लिया? सोडियम 2 8 11, सॉरी 281, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इनका कंट्रीब्यूशन 281, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ठीक, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियाई। ऐसे ही निकालते थे ना आप लोग, एक सर्किल हुआ करता था, उसके सेंटर से यहां तक,
तो वैसा ही तो मेरा एटम है, स्फीयर के जैसा होता है एटम। एटम कैसा होता है? स्फीयर के जैसा होता है। तो उसके सेंटर से लेके उसका जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल क्या होता है? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके वैलेंस सेल तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो डिफिनीशन क्या बनेगी? The distance between center of nucleus and valence cell is known as atomic radius. The distance between center of nucleus and valence cell is known as atomic radius. Okay? But एक प्रॉब्लम है सर, सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस नहीं कर सकते हम लोग कैलकुलेट। रीजन क्या है? पहला कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम नॉट हैव शॉर्ट बाउंड्री। होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, तो उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि हम एक ऐसे लाइन खींच दें उसमें सारे आ जाए ना। यहाँ न्यूक्लियस के पास में ज्यादा रहते हैं, उससे दूर जैसे जाते हैं तो वो कम होते जाते हैं, तो ये काफी दूर तक फैले रहते हैं, तो इनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। इस वजह से सिंगल एटम की रेडियस को कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, वी कैन नॉट आइसोलेट अ सिंगल एटम फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग एटॉमिक रेडियाई। सिंगल एटम को आइसोलेट, एक वर्ड आ रहा है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे ढेर सारे एटम हैं, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे एटम हैं, यहां से एक एटम को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, जिसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, उस एटम के बाहर की जो एरिया है, इस एटम के बाहर की जो एरिया है, यहां से न तो कोई इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगे ना ही रिपल्शन फोर्स, मतलब वो अकेले हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि वो साधु महात्मा बन गए, बिल्कुल घर वर छोड़ के चले जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो बिल्कुल ही साधु टाइप का होता है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड एटम, जिसके ऊपर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एटम। तो एक आइसोलेटेड एक एटम आप देखते हैं कितना स्मॉलेस्ट होता है कि आंख से दिखाई भी नहीं देता, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो इतना स्मॉलर है। अब उसकी रेडियाई आपको निकालनी है, तो उसको अलग करके एटम से रिएक्टिव होते हैं, तो अलग करना बहुत मुश्किल काम है, और सेपरेट करना, और उसके बाद उनकी रेडियाई को मेजर करना। ठीक, वी कैन नॉट सेपरेट सिंगल एटम या आइसोलेटेड एटम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो एटम की रेडियस कैलकुलेट कैसे की जाए, तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एटम जो हम पढ़ते हैं, हमें जो स्टडी करना है, हम 3 टाइप के एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ कोवैलेंट रेडियस। ये कोवैलेंट रेडियस कैसी पढ़नी है ये हम जानते हैं, होमोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियस। सेकंड पढ़नी है हमें वंडर वाल्स रेडियस।
और थर्ड पढ़नी है मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो जो एटम की रेडियस है वो सिंगल एटम की रेडियस हमें नहीं दी जाती। ठीक है, वो क्या कैसे दी जाती है? कोवैलेंट रेडियस के फॉर्म में दी जाती है, या फिर वैन डेर वाल, या फिर मेटालिक रेडियस। अब कोवैलेंट रेडियस एक आयनिक रेडियस भी है। एक क्या है? आयनिक रेडियस, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने एक वर्ड बोला होमोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ? देखिए, होमो और हेटेरो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। वो कैसे? होमो और हेटेरो। जैसे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से, ठीक, क्लोरीन की बॉन्डिंग क्लोरीन से हो, तो ये तो होमोन्यूक्लियस हुए। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो इसको हेटेरो। ये एटम जब चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हेटेरोन्यूक्लियस बोलते हैं। और जब किसी मॉलिक्यूल के 2 या 3 जितने भी एटम है वो सेम है तो उसको होमोन्यूक्लियस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? आइए, तो हमें कोवैलेंट रेडियस फाइंड करना है। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, चले। देखिए, कोवैलेंट क्या होता है? एटम, तो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो उनके बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? तो ये उन दोनों एटम के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। तो रेडियस क्या होगी इसकी? हाफ। रेडियस क्या होगी? यहां से लेके ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना? तो डिफिनेशन क्या बनती है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर distance of 2 covalently bonded atom. Half of the distance between half of the internuclear मतलब 2 के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, half of the internuclear distance between 2 covalently bonded atoms is known as covalent radii. It is represented by R covalent. R covalent is equals to 1/2 या फिर 1/2 बॉन्ड लेंथ, 1/2 बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आइए एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल ये है क्लोरीन। कौन सा आइटम? क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो होती है 198 पिकोमीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर करते हैं? पिकोमीटर में। तो क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? 198। आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो कितना आएगा? 99 पिकोमीटर। आर क्लोरीन की जो कोवैलेंट रेडियाई है वो कितनी हो जाएगी? 99 पिकोमीटर।
ये तो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं उनकी रेडियाई इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वन इज नोट करना होगा, आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। सेकेंड वन इज अ वंडर वॉल रेडियस। ये जानिए कि वंडर वॉल रेडियस का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, जब ऐसे एटम्स मिल जाए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन किसी से नहीं करते, जो किसी से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, तो वहां पर हम लोग कौन सी रेडियाई निकालते हैं? वंडर वॉल रेडियाई निकालते हैं। ठीक है, जैसे हीलियम। हीलियम आप जानते हैं नोबल गैस है। ये हीलियम नोबल गैस दूसरी हीलियम की जो नोबल गैस है, तो दूसरी हीलियम नोबल गैस एटम है नोबल गैस का, उसके बीच में बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनता है कि बीच में? नहीं बनता। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। अच्छा, ये सिंगल एटम में भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जो दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो ये हुआ H2 और एक दूसरा H2, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा? इन लोग के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये इसका न्यूक्लियस अगर लेट कर लेते हैं, ठीक, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वंडर वॉल रेडियस क्या होती है? द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट। कहां पे? इन सॉलिड स्टेट। जब वो सॉलिड स्टेट में हो, हाइड्रोजन गैस जब सॉलिड स्टेट में होगी, तो उनके या हीलियम गैस जब सॉलिड स्टेट में होगी, तो वो उनके बीच जो डिस्टेंस रहेगी, कहने का मतलब ये है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या हो, ये जो है ये क्या हो? मिनिमम डिस्टेंस हो। तो मिनिमम डिस्टेंस की जब कंडीशन में ये रहेंगे, तो वो कब होगा? जब वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। उस समय जब इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे? आर वंडर वॉल, मतलब वंडर वॉल रेडियस। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर वंडर वॉल। ठीक है, ये है डिस्टेंस d। इसका जब हाफ कर देंगे d/2, तो वो क्या हो जाएगी? आर वंडर वॉल। ठीक है, यहां तक फंडा आपका। आगे चले, हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आइए, मैंने लिखा था वंडर वॉल रेडियस, सॉरी मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, तो ये पहले हम जान लेते हैं मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। जनरली पता नहीं होता लोगों को कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो हम लोग पहले आपको मेटालिक बॉन्ड में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आयरन है ना, तो आयरन में जो आयरन के एटम्स होते हैं, जो लोहा आप लेते हैं उसमें आयरन के जो एटम्स होते हैं, वो आयरन के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में नहीं होते, वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे। अगर कोई, जैसे ये मेरे पास है आयरन, हाँ, ये स्टील या आयरन है, इसको जब मैं जूम करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा, तो इसके अंदर जब मैं एटम्स को देखूंगा तो वो कैसे मुझे दिखाई पड़ते हैं? वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं।
ठीक, और इनके अंदर क्या होते हैं, जो ये एटम से Fe था, Fe मान लीजिए किस फॉर्म में रहेगा, Fe2+ के फॉर्म में है और 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अगर ये क्या है, Fe2+ एटम्स है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, ये जो बीच का स्पेस होगा, जो इनके बीच में स्पेस है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मैंने जो डॉट बना के रखे हैं। ठीक, आइए इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटल कर्नेल। क्या बोलते हैं, मेटल कर्नेल्स बोलते हैं। तो इस मेटल कर्नेल में एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि सर अपने सर सारे प्लस 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 हैं, वो एक साथ क्यों है ना। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम्स को अपनी तरफ, अपने नेबरिंग जो इसके आस पड़ोस में एटम्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मुझे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन के बीच में और आयंस के बीच में जो म्यूचुअल एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को मेटालिक फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मेटालिक फोर्स बोलते हैं। और इनके बीच जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ये तो मेटालिक बॉन्ड हो गया। आइए फिर तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, आर मेटालिक क्या होगी, इसके बीच का क्या होगा, ये हाफ जो डिस्टेंस है, दिस वन हाफ डिस्टेंस ना, 1/2d। तो इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है। तो हमने 3 रेडियाई पढ़ी, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई एंड वंडर वॉल रेडियाई। आपके लिए क्वेश्चन है कि वंडर, मेटालिक और कोवेलेंट में को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आपको ये बताना है कि सबसे स्मॉलर कौन सी रेडियाई होती है और सबसे बिगर कौन सी रेडियाई होती है। ठीक, ओके, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कैसे वेरिएशन होता है, कैसे वो चेंज होती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट है वो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।